हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। आपको पार्ट 1 में इसके पहले का मैंने बता दिया था लैक्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, और सबसे प्यारा नोट्स यहाँ पे तैयार किया गया है आपके लिए, देख सकते हैं। सबसे अच्छी तरीके से आपको नोट्स तैयार किया गया है, ऐसा नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हैंड रिटेन नोट्स है और बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे नोट्स रहेंगे जो चैप्टर 1 से 9 तक फिर से आपको पुनः एक प्यारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ के कर पाएँ। हमारा है जैव सक्रिय अणु, हमारा अगला टॉपिक था। यहाँ से आपको हम आज खत्म कर देंगे पूरा आपको। अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। इसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। किसका किया जाता है? जैव सक्रिय अणु का किया जाता है। फिर है वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, यानी कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव कैसे कैसे होते हैं। तो नगर के व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। जो नगर का व्यर्थ जल होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वाहित मल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनका उपचार निम्न 2 चरणों में किया जाता है। कौन कौन से किया जाता है? पहला प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में वाहित मल से बड़े एवं छोटे कण निस्संदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। और दूसरा द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी विचार के द्वारा किसमें होता है? तो द्वितीयक उपचार में बहिस्राव का वायवीय व अवायवीय तरीके से उपचार होता है। अगर हम लोग द्वितीयक उपचार में देखा जाए तो इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम प्राथमिक बहिस्राव को बड़ी बड़ी वायु संचालन में भेजते हैं और इसमें वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें उपलब्ध जीवाणुओं को अच्छा वायवीय पर्यावरण मिलता है। फलस्वरूप लाभकारी वायवीय सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से फ्लॉक्स बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक आपके लिए डायग्राम बनाया गया है। अगर इसको आपको समझना है तो इसको आप फिगर को खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका जो कि सीवेज ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, वाहित मल उपचार वहाँ पे दिया गया है। अब आता है आपका ऊर्जा उत्पादन, यानी कि बायोगैस में सूक्ष्मजीव। तो बायोगैस एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर वायवीय अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा H2 के साथ बड़ी बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करता है। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजोन कहते हैं। गोबर का प्रयोग बायोगैस पैदा करने में किया जाता है और इसे गोबर गैस भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र, तो बायोगैस संयंत्र एक टैंक यानी 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें गोबर की करदम भरी रहती है। इसके ऊपर ढक्कन रखा रहता है और टैंक में गैस बनती है। संयंत्र में एक निकास होता है जो पाइप से जुड़ा रहता है और पाइप की सहायता से बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग हुई करदम को दूसरे निकास द्वार से निकाला जाता है और उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। गोबर गैस संयंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लावक गैस होल्डर प्रकार का बायोगैस संयंत्र और स्थिर गुंबदाकार बायोगैस का संयंत्र, यानी जो बायोगैस से हमारी गैसेस प्राप्त होती हैं उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने या तो कभी कभी इसका उपयोग लाइटों के उत्पादन में भी किया जाता है। अब आता है बायोगैस संयंत्र से लाभ, यानी बायोगैस संयंत्र अगर कोई यूज करता है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसे गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पादन करने हेतु चलाया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। यानी कि जो बायोगैस होता है इसका सबसे पहला प्रयोग क्या होता है? इस गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पादन करने हेतु जलाया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग भोजन पकाने, उजाला करने एवं इंजनों को चलाने में किया जाता है। तीसरा, बायोगैस बिना धुएं के साथ जलती है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है और इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरा है जैव नियंत्रण कारक में सूक्ष्म जीव, यानी जैव नियंत्रण कारक में सूक्ष्म जीव कैसे कैसे होते हैं? तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है और यह मृदा को क्या करता है? बहुत ही प्रदूषित करता है। अब आता है जैव पीड़क
नाशियों की आवश्यकता यानी जैव पीड़कनाशियों की कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में पीड़क नियंत्रण अनेक प्रकार के रासायनिक पीड़कनाशियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन्हें अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जैसे किसमें किसमें, पहला आता है आपका खर खरपतवार नाशी। इसका उपयोग खेतों में उगने वाले अवा अवांछित पौधे के नियंत्रण में किया जाता है। दूसरा कीटनाशी, इसका उपयोग या प्रयोग विशेष कीट वर्ग के उन्मूलन में किया जाता है। दूसरा कृंतकनाशी, इसका उपयोग चूहे खरगोश जैसे कृंतकों को मारने में किया जाता है। अब आता है रासायनिक पीड़कनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका पीड़कनाशियों के अनुचित प्रयोग से फसलें नष्ट होती हैं, जिससे नुकसान होता है, नुकसान होता है, ठीक ना। दूसरा, ये लाभकारी व हानिकारक दोनों प्रकार के जीवों को समान रूप से नष्ट करती हैं। कौन नष्ट करता है, जैव नियंत्रण कारक जो बनाया जाता है, जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता, ठीक ना। फिर है आपका इसमें हमारा जैव खरपतवारनाशी, वे जीवधारी जो फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए ही खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, उसे हम लोग जैव खरपतवार नाशी कहते हैं। दूसरा है जैव कीटनाशक, तो जैविक नियंत्रण के अंतर्गत पीड़कों का प्राकृतिक भक्षण किया जाता है और इसे प्रमुख लाभ हैं। पहला कि ये विष रहित और जैव निम्नीकरण होते हैं। दूसरा, ये चिरकालीन नहीं होते हैं। तीसरा, ये पीड़कों की बढ़ती संख्या को सीमित करते हैं। चौथा, ये विषैले रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं और अतः ये पर्यावरणीय प्रदूषण व निम्नीकरण की संभावना को क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण, तो कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है, ठीक है। फिर आता है आपका बैकुलोवायरस, तो बैकुलोवायरस देखिए तो रोगजनक विषाणुओं का ऐसा समूह है जो कीटों तथा संधि पादों पर हमला करते हैं और अधिकांश बैकुलोवायरस न्यूक्लियोपॉली हाइड्रोवायरस जींस के ही अंतर्गत आते हैं। अब आता है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, तो जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और कुछ प्रमुख हमारे उर्वरक निम्न होते हैं। पहला क्या है आपका हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में पहला क्या आता है, वह आता है हमारा लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन। तो नाइट्रोजन फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है जो कृषि उत्पादन को सीधे ही प्रभावित करता है और ये पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं से सहजीवी संबंध बनाते हैं। ओके। दूसरा आता है स्वतंत्र जीवी जीवाणु। स्वतंत्र जीवी जीवाणु क्या होते हैं, मृदा में अनेक प्रकार के स्वतंत्र जीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणु सम्मिलित हैं। ये असहजीवी प्रकृति के होते हैं। जैसे कौन कौन से आपके एजोटोबैक्टर और बैसिलस पोलीमिक्सा इत्यादि जितने भी होते हैं। इन जीवाणुओं को निम्नलिखित रूप से सम्मिलित किया गया है। कितने, 3 रूप से। पहला क्या है आपका अनिवार्य वायवीय जैसे कि एजोटोबैक्टर और बीज रिंकिया। दूसरा क्या है अनिवार्य वायवीय जैसे कि क्लोस्ट्रोडियम। और तीसरा है आपका हमारा प्रकाश संश्लेषी, तो जैसे रोडो स्पाइरिडियम और क्रोमेटियम। ओके। यहाँ पे अगला दूसरा आपका हेडिंग आता है, वह आता है नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए तो कुछ साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण है और नीले हरे शैवालों की लगभग 40 जातियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम पाई गई हैं। एनामिना और नोस्टोक और ओलोसाइरा कुछ प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकारक नील हरे शैवाल हैं। ओके। तीसरा आता है माइकोराइजा, तो यह उच्च पौधे की जड़ों तथा कवकों का सहसंबंध है और इसे निम्नलिखित 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला किसमें बांटा गया है, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा में बांटा गया है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा, इसमें कवक तंतु पौधों की जड़ों
की सतह पर एक कवच बनाते हैं और इस कवच से कवक के तंतु जड़ की कार्टेसस से मृदा से संपर्क बनाए रखते हैं। दूसरा आता है एंडोमाइकोराइजा। तो इसमें कवक तंतु जड़ की सतह से कवक नहीं बनाते और इसके स्थान पर ये ढीले रूप से गुथे हुए हाइपी बनाते हैं और कुछ काष्ठी पौधे एवं आर्किडस में एंडोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का ये हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। आपको पूरा मिल जाएगा और ये अब ऐसे ही आपको नोट्स दिया जाएगा सबसे सिंपल भाषा में और कम समय में आपका ज़्यादा आप कवर करेंगे और इससे बाहर नहीं आएगा। और ऐसे ही आपको नोट्स पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।